हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो जो भी बच्चा सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सीडीपी प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले एक मैंने करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है जाइए और करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप चाहें रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आप एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट रेफर्स टू, विकास से तात्पर्य क्या है? विकास का क्या तात्पर्य है? ओनली फिजिकल ग्रोथ, बी क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, या फिर सी ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस, या फिर डी इंक्रीज इन हाइट। अब इसका क्या होगा आंसर? केवल शारीरिक में होती है वृद्धि विकास में, या फिर केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, या गुणात्मक और सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण परिवर्तन होता है। लंबाई में वृद्धि होती है, क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती, इसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन भी नहीं होता है। इंक्रीज इन हाइट सिर्फ यही नहीं होता, इसके साथ में सारा यानी कि ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं विकास में। ठीक है, गुणात्मक एवं सर्वांगीण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट द मोस्ट? कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा? बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? हेरिडिटी ओनली, केवल आनुवांशिकता, या फिर बी एनवायरमेंट ओनली, केवल वातावरण, या फिर सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों, या फिर डी ओनली स्कूल, केवल विद्यालय। देखो, हेरिडिटी तो होती ही है, हेरिडिटी तो होती ही है। जो ये हेरिडिटी जो होता है फैक्टर, वो तो होते ही डेवलपमेंट को प्रभावित करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी होता है। तो इसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना होगा। हेरिडिटी अगर है तो हेरिडिटी अकेले नहीं, एनवायरनमेंट ओनली नहीं, स्कूल का तो मैटर ही नहीं बनता इसमें। लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही हैं फैक्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बच्चे को क्या करते हैं डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, अधिगम की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? मेमोराइजेशन, अधिगम सिर्फ स्मरण करने के लिए होता है, मतलब मेमोराइजेशन के लिए, या फिर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अधिगम से परमानेंट चेंज होता है बच्चे के बिहेवियर में, या फिर सी टीचिंग, सिर्फ शिक्षण के लिए, या रीडिंग बुक्स, अधिगम में बच्चे को सिर्फ बुक्स पढ़ाना है या सिर्फ सिर्फ शिक्षा देनी है, और क्या कहते हैं टीचिंग करनी है, मतलब बच्चे को सिखाना, मेमोराइजेशन होगा नहीं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्या होता है? अधिगम की सर्वोत्तम परिभाषा यही है जिसमें व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंज होते हैं अधिगम में। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको क्या करना होगा? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं किससे? पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे सीखते हैं वो कौन सा है जिससे बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं? लिसनिंग से, बच्चा सुनकर सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, या ऑब्जर्वेशन ओनली, केवल ऑब्जर्वेशन से लर्न करता है बच्चा, या फिर सी एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, वातावरण से सक्रिय अंतःक्रिया करता है, या फिर रोड लर्निंग से सीखता है। रटकर तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, ऑब्जर्वेशन से तो सीखता है, लेकिन बच्चे का एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, बच्चे का एक्टिव इंटरेक्शन भी होना चाहिए एनवायरनमेंट से। तो ऑप्शन सी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक्टिव इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा एक्टिव इंटरेक्शन से ही सीखता है, उसका एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करना चाहिए बच्चे को, तभी उसको अच्छे से सीखता है, समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म इज
इनका मेन एम क्या है? टीचर डोमिनेंस होना चाहिए, या नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए, या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर, या फिर एग्जामिनेशन सक्सेस, परीक्षा में सफलता। भाई इसका मेन एम तो यही है कि नॉलेज ट्रांसमिशन नहीं, एग्जामिनेशन सक्सेस भी नहीं। इसका मेन एम ये है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि IQ वॉज गिवन बाय, IQ किसने दी थी? बिने ने, बी टर्मन, या फिर सी गार्डनर, गार्डनर ने तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, डी स्पीयरमैन, स्पीयरमैन नहीं होगा, गार्डनर भी नहीं होगा और बिने भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। IQ किसने दी थी? बुद्धि लब्धि को किसने दिया था? टर्मन ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स द चाइल्ड टू, भावनात्मक विकास बच्चे को मदद करता है। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो बच्चे को किस में मदद करता है? कंट्रोल इमोशंस, बच्चे को इमोशन कंट्रोल करने में, या फिर इम्प्रूव मेमोरी, स्मृति बढ़ाने के लिए, या फिर इंक्रीज हाइट, लंबाई बढ़ाने के लिए, या लर्न लैंग्वेज ओनली यानी कि सिर्फ भाषा सीखने के लिए। भावनात्मक विकास बच्चे को मदद करता है कंट्रोल इमोशंस, बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इम्प्रूव मेमोरी नहीं, लंबाई भी नहीं और लैंग्वेज भी नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है, यानी कि समावेशी कक्षा का अर्थ क्या है? ए सेपरेट टीचिंग, अलग शिक्षण देना बच्चे को, या फिर बी ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन, केवल सामान्य बच्चे हों, या टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना है, या फिर ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन यही है एम कि सभी बच्चों को उसके इंटरेस्ट, उनकी नीड, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को, समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, तो टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। विच चाइल्ड इज कंसीडर्ड गिफ्टेड, किस बच्चे को प्रतिभाशाली माना जाता है? अब किस बच्चे को प्रतिभाशाली मानेंगे? जो IQ बिलो एवरेज वाला है बच्चा उसे मानेंगे, या फिर एवरेज IQ वाला है उसे मानेंगे, या अबव एवरेज इंटेलिजेंस, औसत से अधिक बुद्धि जिसकी हो, या उसे मानेंगे? डी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, नहीं लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा तो नहीं आएगा, एवरेज IQ वाले भी नहीं होते हैं वो, IQ बिलो एवरेज वाले भी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अबव एवरेज इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जो देखा होगा आपने किसी बच्चे को कि एक बच्चा है जो एवरेज वाला होगा, एक होगा थोड़ा बिलो एवरेज वाला होगा, बच्चा क्या करेगा, और एक होगा जो अपनी स्पीड में काम करता है, उसे बहुत जल्दी वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, अबव एवरेज वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने एज के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग के बच्चों के हिसाब से वो ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग सब करना होता है। तो विच चाइल्ड इज़ कंसीडर्ड गिफ्टेड, किस बच्चे को कहा जाता है? इन्हीं बच्चों को कहा जाता है अबव एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अबव एवरेज इंटेलिजेंस जिस बच्चे की होती है वही बच्चा कहलाता है प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन इज कॉल्ड, जो प्रेरणा भीतर से आती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो भी प्रेरणा, मोटिवेशन बच्चे के अंदर जब आती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन कहा जाता है। नहीं भाई, नेगेटिव मोटिवेशन क्यों कहोगे उसको? एक्सट्रिंसिक तो हो ही नहीं सकती है, कोई बाहरी प्रेरणा थोड़ी ना आ रही है, अंदर से आ रही है ना बच्चे के, तो नेगेटिव मोटिवेशन भी गलत हो गया, एक्सट्रिंसिक भी गलत हो गया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर सोशल मोटिवेशन, जो आंतरिक प्रेरणा आती है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सोशल मोटिवेशन नहीं होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। जो प्रेरणा भीतर से आए, मोटिवेशन बच्चे के अंदर से आए, ठीक है, उसे कहते हैं मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय, अधिगम सबसे अधिक प्रभावित होता है कब? आयु से, यानी कि ए वाला एज से, बी इंटरेस्ट से, या जेंडर से, या फिर डी हाइट से। भाई अधिगम तो तभी आएगा ना, हाइट से क्या मतलब है, जेंडर से भी क्या मतलब है, एज से क्या मतलब है, इंटरेस्ट से, बच्चे की रुचि होनी चाहिए ना, तभी तो अधिगम प्रभावित होगा ना। बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का, तभी तो बच्चा सीखेगा, करेगा, कुछ समझेगा। ठीक है, तो क्या होगा उसका आंसर? इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच स्टेज इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे की तार्किक सोच की अवस्था संबंधित है? कौन सी स्टेज से तार्किक सोच की अवस्था संबंधित है? तो कौन सी है वो लॉजिकल स्टेज? कौन सी होती है बच्चे की? सेंसरी मोटर, संवेदी गतिक, या फिर बी प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, या फिर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चा सेंसरी मोटर में 0 से 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 ईयर्स का। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 आ गया, और कॉन्क्रीट में 7 से 11 आ गया। अब फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा क्या आता है? लॉजिकल थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशन में। ये प्याजे की हैं स्टेजेस, तो ये चारों स्टेजेस प्याजे ने दी थी, जिसमें प्याजे बोलते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि इस वाली स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE फोकसेस ऑन। देखो भाई, CCE की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, CCE की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो CCE की फुल फॉर्म क्या है? इसमें देखो हमारा एक क्वेश्चन और बन गया, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसकी फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ज़रूर याद करना है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? CCE किस पर केंद्रित है? ओनली एग्जाम्स पर, या फिर बी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, या फिर सी मेमोराइजेशन पर, या डी कंपटीशन पर। भाई कंपटीशन नहीं करानी, प्रतिस्पर्धा नहीं, रटने पर भी फोकस नहीं है इसका, केवल परीक्षा पर भी नहीं। ये बात करता है CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बात करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इनमें से निम्न में से रचनात्मक को बढ़ावा देता है? कौन सा देता है निम्न में से रचनात्मक को बढ़ावा, यानी कि क्रिएटिविटी को कौन प्रमोट करेगा? रोट लर्निंग, रोट लर्निंग में बच्चा कोई क्रिएटिव बच्चा नहीं बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ रटकर सीखता है, तो रोट लर्निंग नहीं होगी। बी फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड का डर, अगर दंड का डर होगा तो उसमें बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ ये ऑप्शन इसका करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन डी वाला भी देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है, चारों ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन नहीं, फिर भी आप आगे के ऑप्शन पढ़िए, कभी भी इग्नोर नहीं करने हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे। ठीक है, डी है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। सारे ऑप्शन गलत हैं, कठोर अनुशासन से बच्चा नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, जिससे बच्चा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, इससे बच्चा क्रिएटिव बनता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सोशल डेवलपमेंट मेनली अकर्स थ्रू, सामाजिक विकास मुख्यतः होता है किससे? आइसोलेशन से, मतलब कि बच्चे में आपको सोशल डेवलपमेंट कराना है तो कैसे होगा? सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा आप खुद बताइए। अगर आप घर में रहोगे तो आपका कोई सोशल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। आइसोलेशन, अकेले में रहोगे तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, गलत ये ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों से बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, उनके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आसपास के एनवायरनमेंट से सीख रहे हो। ठीक है, रीडिंग बुक्स, ओनली बुक्स पढ़ने से नहीं होता है सोशल डेवलपमेंट। वॉचिंग टीवी देखने से भी नहीं होता है सिर्फ।
इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों से इंटरेक्ट करेगा जब बच्चा तो उसका ज़्यादा बेहतर से सोशल डेवलपमेंट होता है। बेस्ट ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच चाइल्ड नीड्स स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट, किस बच्चे को विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। कौन से बच्चे को सबसे ज़्यादा नीड होती है विशेष शैक्षिक, यानी कि अलग से उसे स्पेशल ज्ञान की, स्पेशल एजुकेशनल की, किसको सपोर्ट करना चाहिए, कौन सा बच्चा होता है वो। एवरेज लर्नर होता है, औसत विद्यार्थी, या फिर बी गिफ्टेड चाइल्ड ओनली, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन नहीं, गिफ्टेड चाइल्ड भी नहीं, एवरेज लर्नर भी नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसको क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चा कहा जाता है, उनको अलग से एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट इज, बिना पुनर्बलन के अधिगम। लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट कैसी होगी बच्चे को, जब आप सिखाओगे नहीं, कुछ समझाओगे नहीं, बोलोगे नहीं उससे, मतलब उस चीज़ के बारे में समझाओगे नहीं। बिना पुनर्बलन के अधिगम इम्पॉसिबल, संभव असंभव है, या फिर बी डिफ़िकल्ट, कैसे होता है, डिफ़िकल्ट होता है, या फिर टेम्परेरी अस्थायी होता है, या डी परमानेंट होता है। देखो, बिना पुनर्बलन के अधिगम यानी कि बिना रीइंफोर्समेंट का मतलब असंभव तो नहीं है, कठिन भी नहीं कहेंगे इसको हम, परमानेंट भी नहीं होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, टेम्परेरी होता है ये बिना रीइंफोर्समेंट के बच्चे को सिखाना, तो क्या होगा, टेम्परेरी, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, निम्न में से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है इनमें से लर्निंग की विशेषता, ए चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, बी परमानेंट या फिर स्थायी, या फिर सी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित, या फिर डी हैपेंस ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप होता है। नहीं भाई, अपने आप नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया था, हैपेंस ऑटोमेटिकली, अपने आप नहीं होता है। नॉट पूछा था तो नॉट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गलत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बेस्ट वे टू हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें कौन सी बेस्ट वे है, ऑप्शंस में आपको देखना है और बताना है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने का सर्वोत्तम तरीका, यानी कि बेस्ट वे कौन सी है बच्चों को हैंडल करने के लिए, जिनके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, सबके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं बच्चों में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, कौन सा तरीका। सेम मेथड फॉर ऑल, बच्चों के लिए सेम, सभी बच्चों के लिए सेम मेथड रखना है, तभी वो संभाल पाओगे आप उनको, या फिर बी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, या फिर सी इग्नोरिंग डिफरेंसेस। भाई देखो, सेम मेथड भी नहीं होना चाहिए, उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं उनको तुम नहीं कर सकते इग्नोर भी नहीं करना है बच्चों को। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, आपको उन्हें देखते ही ऑप्शन को ख़त्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग को अपनाकर आप क्या करोगे, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चों को आप जो है संभाल पाओगे ऐसे, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप उनके मेथड्स यूज़ करोगे, कैसे किस बच्चे के साथ में किस टीचिंग एड्स को यूज़ करना है, किस मेथड को यूज़ करना है, उसके नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है क्या नहीं देना। एक एज अ टीचर आपको सब उस बारे में पता होना चाहिए, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग ही करना होगा हर चीज़, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे बच्चा पढ़े और सीखे, खुद से करके सीखे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ गुड टीचर शुड बी, एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए कैसा, अथॉरिटेटिव यानी कि सत्तावादी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा टीचर तो फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए, मित्रवत एवं समझदार होना चाहिए। ठीक है, या फिर सी स्ट्रिक्ट ऑलवेज, हमेशा कठोर। एक अच्छा टीचर कभी ऐसा नहीं होता कि कठोर ही रहे बच्चे से हमेशा। साइलेंट, भाई जब शिक्षक ही चुप हो जाएगा तो बच्चा कहाँ से बोलना सीखेगा, इंटरेक्ट करना सीखेगा। बी बच्चा कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मित्रवत एवं समझदार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टीचर कैसा होना चाहिए, एक अच्छा, समझदार और फ्रेंडली होना चाहिए।
तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 2। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल लग रहा होगा। तो जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में या फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। अब ये प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड होंगे, तो जो भी बच्चा चाहता है अच्छे से अपने एग्ज़ाम में स्कोरिंग मार्क्स लाना चाहता है, वो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। आप अपने स्कोर कमेंट में लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।